हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर करना है और चैप्टर का नाम होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या मतलब होता है चैप्टर का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। साथ साथ नोट्स बनाते ही चलेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पहले थोड़ा लिखते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग is to determine is to determine profit earned profit earned or loss incurred profit earned or loss incurred by a businessman by a business during the accounting period during the accounting period during the accounting period profit earned or loss incurred profit earned or loss incurred by the businessman profit earned or loss incurred by the business can be determined either either पहला cash basis of accounting either cash basis of accounting दूसरा accrual basis of accounting cash basis of accounting accrual basis of accounting और तीसरा hybrid basis of accounting। दोस्तों ये तीन आपके पास बेसिक अकाउंटिंग होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आगे जाकर कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। और पूरा अकाउंटेंसी के अंदर कभी भी कहीं पर भी किसी भी लेवल का अकाउंट पढ़ोगे ना, वहां पर इनका काम जरूर आएगा। कहता है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट काम अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट जो कमाया उसको निकालना, ये लॉस हुआ। दो चीजें यहाँ पर आपको नजर आएगी, एक है अर्न, एक है इनकर्ड। एक है प्रॉफिट अर्न, एक है लॉस इनकर्ड। दोस्तों प्रॉफिट अर्न करा जाता है, कमाया जाता है, और लॉस इनकर्ड हो जाता है। लॉस कोई कमाते नहीं है, कभी मत लिखना लॉस अर्न। लॉस कभी नहीं कमाते, लॉस हो जाता है। प्रॉफिट कमाया जाता है और लॉस हो जाता है। प्रॉफिट अर्न का मतलब प्रॉफिट कमाया जाता है। यहां पे लिखो प्रॉफिट अर्न का मतलब क्या है? प्रॉफिट कमाया जाता है। कमाते हैं प्रॉफिट को, मेहनत करें कमाते हैं, पर लॉस कभी कमाते हैं क्या? देखो भाई, आपसे कोई भाई आपका बिजनेस है, भाई कितना क्या कमाया? क्या भाई लॉस कमाया है? भाई लॉस कहाँ कमाएंगे? लॉस हो जाता है, इसलिए लिखा होता है। अच्छा लॉस इनकर्ड, क्या लिखा होता है? लॉस इनकर्ड। प्रॉफिट कमाते हैं और लॉस हो जाता है। इनकर्ड मतलब हो जाना, लॉस हो जाता है। प्रॉफिट कमाया जाता है और लॉस हो जाता है दोस्तों, इस लिखा है प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकम। एक अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि एक बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाए और लॉस जो हुआ है वो डिटरमाइन करा जाए। क्या डिटरमाइन करा जाए? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना ही अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। बिजनेस, किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना अकाउंटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा काम होता है। पर कौन सी पीरियड के लिए? अकाउंटिंग पीरियड के लिए। मैंने कहा अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड
क्या होंगे अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड हुआ दोस्तों आपके पास 1 जनवरी से, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर बता देते हैं। कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। दो अकाउंटिंग होते हैं अकाउंट्स के अंदर, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपको पता है जो कैलेंडर के अंदर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च, और ये हो गया 1 अप्रैल से, सॉरी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, और ये हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। ज्यादातर अकाउंट्स है दोनों यूज कर लेते हैं। इन दो के अलावा बहुत कम पीरियड, पीरियड मतलब 1 साल, 1 साल का पीरियड के अंदर, मतलब किसी बिजनेस ने 1 साल में कितना पैसा अर्न करा, कितना लॉस हो गया, अर्न नहीं करा, हो गया। तो बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अकाउंटिंग का होता है, आप मुझे बताओ सबसे पहली क्लास में अकाउंट में क्या बताता है? अकाउंट्स हमें किसी बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस बताता है। कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? वही तो कर रहा हूँ कि एक अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ दोस्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का, वो डिटरमाइन करना होता है जितना प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया या जितना लॉस बिजनेस को हो गया, उसको निकालना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंट्स का। बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, चाहे वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, मान लो बिजनेस ने 1 जनवरी को काम करना चालू करा, 31 दिसंबर को देखा, तो 31 दिसंबर तक कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हो गया, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो आप अपने बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस करा भाई, पूरे साल बिजनेस करा, तो मैंने आप आए भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखा आपका, 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक देखा, इस साल का 1 अप्रैल से चालू हुआ, अगले साल 31 मार्च खत्म हुआ, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखा। मैंने कहा भाई कितना प्रॉफिट आप कमाया है या कितना लॉस हो गया है, इसको निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिजनेस अकाउंटिंग का। तो अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपका मेन काम क्या है? आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो। क्या था कि भाई जो प्रॉफिट आप कमाओगे, जो लॉस आपने हुआ, प्रॉफिट जो कमाया या लॉस हुआ बाय द बिजनेस को कैन बी डिटरमाइन आइदर, तीन तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, कैश बेसिस, एक्रूड बेसिस और अकाउंट। मेन जो सबसे यूजफुल होता है वो ये होता है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मोस्ट यूज, फिर उसके बाद ये होता है, फिर लास्ट में इसको तो देखते ही नहीं है, इतना ही बहुत कम होता है। मेन जो काम है ऊपर कैश बेसिस और एक्रूड बेसिस, मेन जो आपका पॉइंट है वो कैश बेसिस और एक्रूड बेसिस है। हाइब्रिड तो बस दोनों का मिक्सअप है, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सअप, कैश और बेसिस। तो वो कह रहा है कि देखो जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को कमाओगे या लॉस इंकर्ड होगा, वो जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा, डिटरमाइन होगा, वो या तो कैश बेसिस से निकाल सकते हो, या एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकाल सकते हो, या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकाल सकते हो। तो तीन तरीके से हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस का। मैंने बताया, समझ में आया आपको क्या मेन पॉइंट? क्या है ये क्यों पढ़ रहे हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग क्यों है? ये है बेस कि किसको बेस रखकर आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो, किसको बेस रखकर आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग और हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग। तो अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो इन तीन तरीके से आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो पहला मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ये बेस जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक अच्छा है तो अभी आप अच्छे से अकाउंटिंग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे आपको अकाउंटिंग में। ठीक है, देखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टम, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टम, कैश बेसिस अकाउंटिंग इज द सिस्टम in which in which transaction are recorded, in which transaction are recorded when cash is when in which transaction are recorded when cash is received, when cash is when cash is actually received, actually received or paid, actually received or paid। मतलब क्या कहता है वो आगे बताऊंगा। इट मीन
इट मीन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड लिखेंगे साथ साथ। इट मीन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट, it means revenue recognized on receipt of cash, likewise expense are recorded as incurred, when they have paid, when they have been paid, when they have been paid. Now, when the cash basis accounting is followed, when the cash basis of accounting, when the cash basis of accounting is followed, when the cash basis of accounting is followed, 4 transactions are not considered. 4 transactions are not considered. 4 transactions are not considered. कौन कौन सी? पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद आ रहा है कितनी क्लास में बताया था? तभी तो बता दिया पहले क्या मुझे ये बताना था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा एक्यूरेट इनकम, और चौथा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लो भाई लो, ये है कैश बेस्ड अकाउंटिंग की थ्योरी, ठीक है। अब कैश बेस्ड अकाउंटिंग किसे कहते हैं? 2 बातें सेटिस्फाई कर दो तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग हो जाएगा। पहली बात, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उसका एक्चुअली पेड हुआ हो या रिसीव्ड हुआ हो, एक्चुअली पेड हुआ हो या रिसीव्ड हुआ हो, प्लस साथ में ड्यूरिंग द करंट ईयर, रिलेटेड टू द करंट ईयर, साथ में क्या लिखेंगे? रिलेटेड टू द करंट ईयर, रिलेटेड टू द करंट ईयर। मतलब मेरे भाई और बहन, कोई भी ट्रांजैक्शन एक्चुअली पेड हो रिसीव्ड हो, रिलेटेड टू द करंट ईयर से रिलेट करें, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग में फॉलो करेंगे। मतलब क्या कहता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग? कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने एक्चुअली में पे करा या एक्चुअली हमें रिसीव्ड हो गई, जो कि रिलेट करती है करंट ईयर से, जिस साल आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, अदरवाइज और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। कैश बेसिस का मतलब ये हुआ सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। तो हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें एक्चुअली पेड हुआ हो और वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, या फिर एक्चुअली रिसीव्ड हुआ हो और वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, तभी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग तभी पॉसिबल है जब वो एक्चुअली में उसका पैसा आ गया हो, तब रिकॉर्ड करेंगे। जब एक्चुअली में उसका पैसा पे कर दिया हो और वो दोनों ट्रांजैक्शन करंट ईयर से रिलेट करनी चाहिए। क्या मतलब होगा समझते हैं? कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है कैश, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अपने अकाउंट्स बनाते टाइम कैश बेसिस को फॉलो करते हो, तो आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करोगे जो ट्रांजैक्शन कैश एक्चुअली में कैश आया और जिससे एक्चुअली में कैश गया, और वो करंट ईयर से रिलेटेड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल मैंने कहा परचेज गुड्स इन कैश, तो क्या ये रिकॉर्ड होगा? मैंने कहा हाँ सर ये रिकॉर्ड होगा। क्या ये रिकॉर्ड होगा? हाँ भाई ये रिकॉर्ड हो जाएगा। क्यों? परचेज गुड्स इन कैश रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा।
क्यों? क्योंकि इससे मेरा क्या गया होगा? कैश गया होगा। और ये किस साल से रिलेट करता है? करंट ईयर से रिलेट करता है। मैंने कहा दूसरी ट्रांजेक्शन बताओ, मैंने कहा सर परचेज गुड्स इन क्रेडिट, मैंने उधार पर कुछ खरीदा, क्या अब इससे कैश आया गया? नहीं आया गया, तो ये अब रिकॉर्ड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड अब रिकॉर्डेड नहीं होगा। मतलब वो कहता है कि वो ट्रांजैक्शन ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसके पास, जिससे पैसा या तो आया हो या जिससे पैसा गया हो, और जो करंट ईयर से रिलेट करे, तो वो ट्रांजैक्शन ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा। तो मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन, मैंने किसी से माल उधार पर खरीदा, मेरे पे गुड्स आ गए पर मेरे पे पैसा नहीं आया या पैसा गया नहीं उससे, तो वो ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसकी कोई भी मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। जैसे मैंने अकाउंटिंग में सिखाया था आपको कि कैसे हम बढ़ाते हैं, कैपिटल बढ़ाना, क्रेडिट बढ़ाना, लायबिलिटी बढ़ जाना। मैंने किसी से गुड्स खरीदा तो बताओ क्या गुड्स बढ़ गए और लायबिलिटी बढ़ गई, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है अगर आप ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो सिस्टम में ये करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को इग्नोर करते हुए चलना है। जब वो क्रेडिट कैश में बन जाएगा, मतलब आप कुछ खरीदे क्रेडिट में, उधार पे आप कुछ करें पर इसको अगले साल जाकर पेमेंट करी, पेमेंट कब करी? इस गुड्स की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करी। मैंने आज गुड्स खरीदे उधार पर, पेमेंट नेक्स्ट ईयर कर दी, कब करी? नेक्स्ट ईयर। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? नेक्स्ट ईयर में, जिस दिन पेमेंट हुई। मतलब जिस दिन एक्चुअली पेमेंट होगी या जिस दिन एक्चुअली कैश रिसीव होगा उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे एक्चुअली कैश आया हो या एक्चुअली कैश पे हुआ हो, ऐसे सिस्टम में उसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और ये सिस्टम बनाता है कैश रिसीव अकाउंटिंग। देखो पढ़े, कहता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन तभी उसकी एंट्री पास करेंगे, उसको लिखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड, जब हमें कैश एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा या एक्चुअली कैश को पे कर देंगे। जब हम कैश हमें एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा या एक्चुअली कैश को पे कर देंगे। इट मीन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू मतलब आपने जितना कमाया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मतलब क्या होगा? रिकॉर्ड करना। इसको मतलब रिकॉग्नाइज मतलब लिख लो क्या होता है? रिकॉर्ड करना। मतलब इनकम को तभी इनकम और रिवेन्यू अलग होता था। मतलब सेल हो गई तो रिवेन्यू है, सेल में सबने खर्चे माइनस करे, जितना बनी कॉस्ट, मेरे गुड्स बने 50 रुपए की, मैं उसको बाहर मार्केट में 100 रुपए बेच दिया, तो 100 मेरा रिवेन्यू है, 50 हटा दिया, जो 50 बच गया वो इनकम है, प्रॉफिट है। इनकम और प्रॉफिट एक होते हैं, रिवेन्यू अलग होता है। रिवेन्यू मतलब टोटल आपने कितना कमाया, उसमें से अपनी कॉस्ट हटा दो, जैसे आप अपनी कॉस्ट हटाओगे तो जो बच जाएगा प्रॉफिट वो इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो रिवेन्यू मतलब सेल आप तभी रिकॉर्ड करोगे। मैंने कहा मैंने माल बेचा, एंट्री पास करी, मैंने कहा सेल of goods 20,000 in cash and 30,000 in credit। तो बताओ मैं कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा अगर मैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं? अगर मैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो मैं 20,000 को रिकॉर्ड करूंगा और 30,000 को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि सेल तो हो गई पर सेल से पैसा नहीं आया। जब पैसा एक्चुअली रिसीव्ड होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा। देखना क्या लिखा, रेवेन्यू मतलब वो जितने की सेल करी, वो रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करना, और रिसीव्ड ऑफ कैश, जब कैश का रिसीव्ड हो जाएगा, कैश जब रिसीव्ड हो जाएगा तभी मैं अपने पैसे रिवेन्यू को, जितनी मैंने सेल करी, जितना भी मैंने कमाया उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो रिवेन्यू मतलब, रिवेन्यू का मतलब समझ में आ रहा है आपको? रिवेन्यू मतलब होता है सेल, आपने कितने की माल बेचा उसमें से अपनी कॉस्ट हटा दो, जो बच जाएगी वो प्रॉफिट होगा। रिवेन्यू का मतलब टोटल आपने कितने का माल बेचा। ठीक है, तो रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू आप तभी रिकॉग्नाइज्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? रिकॉग्नाइज भी कहा जाता है। रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको एक्चुअली में कैश मिल जाए। तो मैंने जो 50,000 का माल बेचा, 20,000 कैश मिल गया तो रिकॉर्ड कर लो इस साल। जिस साल आपको कैश रिसीव होगा या जिस साल आप पे करोगे उसी साल उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। इसको कहते हैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। So cash based accounting is a system in which transactions are recorded when a cash is actually received or actually paid। जब कैश एक्चुअली में रिसीव्ड होगा और एक्चुअली पेड होगा तभी रिकॉर्ड करना, मतलब उधार वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, लाइकवाइज इसी तरह लाइकवाइज मतलब इसी तरह एक्सपेंस भी तभी रिकॉर्ड करेंगे इनकर्ड हुए, ये मैटर नहीं करता, when they have been paid। आपके एक्सपेंस हो गए, आपने खर्च कर दिए, अब मैंने कहा मेरे को रेंट पे करना था, खर्चा हो गया, पर रेंट पे किया या नहीं किया? अगर आपने कर दिया तो रिकॉर्ड करना, अगर नहीं करा तो रिकॉर्ड मत करना। इनकम देने से मतलब नहीं है, इनकम मतलब एक्सपेंस होने से मतलब नहीं है, एक्सपेंस पे करने से मतलब है। अगर आपके खर्चे हुए, मैंने कहा मुझे रेंट पे करना है 1 लाख रुपए का, मेरे को रेंट पे करना है इस साल का, मैंने रेंट पे कर दिया, रेंट पे करना था एक्सपेंस हो गया, आपने एक्सपेंस को पे कर दिया, ठीक है, अगर पे कर दिया तो रिकॉर्ड करना। मैंने कहा वो खर्चा जो पे करना था पर पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने पे नहीं करा। दो कंडीशन है, कोई भी खर्चा हो जाए फर्क नहीं पड़ता,
कोई भी इनकम हो जाए, रेवेन्यू हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो रिसीव्ड ना हो, जब तक वो पे ना हो, तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दो कंडीशन है, व्हेन द एक्सपेंस और इनकम रेवेन्यू रिसीव्ड और एक्चुअली रिसीव्ड और एक्चुअली पेड रिलेटेड टू द करंट ईयर। दो कंडीशन है, करंट ईयर से रिलेट भी करनी चाहिए। अगर अगले साल से रिलेट कर रही है, इस साल आपने पेमेंट कर दी पर वो अगले साल से रिलेट कर रही है, वो नहीं आएगा। ऐसा कोई खर्चा जो आपने एक्चुअली पे करा, अगर पे नहीं करा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, जब पे करोगे तभी रिकॉर्ड होगा। ऐसा कोई खर्चा जो आपने एक्चुअली पे करा और वो करंट ईयर से रिलेट करता है, ऐसे खर्चे को हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग में। और ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई रिवेन्यू जो हमें रिसीव्ड हो चुका है, कमा लिया और रिसीव्ड भी हो गया, तब और करंट ईयर से रिलेट भी करता है, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा कोई खर्चा जो कमा लिया पर मिला नहीं है और करंट ईयर से रिलेट कर रहा है भले पर मिला नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने कहा व्हेन द कैश बेसिस अकाउंटिंग इज फॉलो, जब कोई भी कंपनी कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करेगी तो चार ट्रांजैक्शन को कंसीडर ही नहीं करेगी, रिकॉर्ड ही नहीं करेगी कभी जिंदगी में। एक होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड नहीं करा? वो खर्चा हो तो गया था पर सर पे नहीं हुआ था, और कैश बेसिस सिस्टम कहता है कि जब खर्चा एक्चुअल में पे होगा तभी रिकॉर्ड करना। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल गुड भाई, ये सही बोला आपने, क्योंकि ये खर्चा तो है पर पे नहीं हुआ, रिलेट तो करता है करंट ईयर से, पर आपने एक्चुअली तो पे करना चाहिए। दो कंडीशन है भाई, पहली एक्चुअली पे तो रिसीव होना चाहिए और साथ में करंट ईयर से भी रिलेट करना चाहिए। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी माना जाएगा। पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक कंडीशन सेटिस्फाई करा, करंट ईयर से रिलेट तो है पर एक्चुअली पे का हुआ है, इसलिए हमने कहा ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई है, बस दोनों होनी चाहिए। तो ऐसा कोई खर्चा जो आपने पे करना था पर आपने किया नहीं, तो एक्चुअली पे नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उधार हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, अब बताओ, चलो अब बताओ सर, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जो एडवांस में पे कर दिया अगले साल का इसी साल। तो मैंने कहा क्या मेरा पैसा चले गया, नहीं चले गया? हाँ पैसा चले गया पर करंट ईयर से रिलेट नहीं कर रहा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस वाले केस के अंदर एक्चुअली पेड तो हुआ पर करंट ईयर से कहां रिलेटेड है, तो अगले साल का पे कर दिया ना इस साल। देखो रेंट पे करना था, अगले साल का रेंट था 1 लाख रुपए, मैंने इसी साल पे कर दिया, पैसा तो चले गया और खर्चा था क्या? खर्चा तो अगले साल है ना, तो एक्सपेंस होना चाहिए, एक्सपेंस इनकर्ड। एक्सपेंस इनकर्ड मतलब इस साल का खर्चा होना चाहिए। अगर अगले साल का खर्चा आप इस साल पे कर रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही कैश चले गया हो, भले ही कैश ट्रांजैक्शन है, पर तभी रिकॉर्ड करेंगे जब दोनों कंडीशन से हो। खर्चा इस साल का होना चाहिए, एक्सपेंस रिलेटेड टू द करंट ईयर। इसलिए मैंने कहा कि दो कंडीशन है, पहले आपको अगर आपने जो पे करा वो देखना क्या वो करंट ईयर का खर्चा है या नहीं करा, तो वो रिकॉर्ड करना। अगर आपने पे आपको रिसीव हुआ तो वो देखना क्या करंट ईयर की इनकम है नहीं है। मैंने कहा बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में तो पैसा ही नहीं गया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा, प्रीपेड एक्सपेंस में पैसा तो गया था और ये अगले साल का खर्चा था, इस साल का नहीं है इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इनकम, एक्यूड इनकम, वो इनकम जो कमा ली पर मिले नहीं। इनकम अर्न करने से मतलब नहीं है पैसा रिसीव कर रहे, इनकम इस साल की थी, कमा ली इस साल पर मिली नहीं है, इस साल रिलेट तो करती है पर एक्चुअली रिसीव नहीं हुई, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दूसरी नहीं हुई, इसलिए इधर पे ही नहीं, रिसीव्ड ही नहीं हुआ, इधर रिसीव्ड ही नहीं हुआ, इधर पे ही नहीं हुआ था, पे हुआ था पर रिलेट नहीं कर रहा था करंट ईयर को, रिसीव्ड हुआ है पर रिलेट कर रहा है करंट ईयर को। इधर इनकम रिसीव एडवांस, वो इनकम जो कमाई नहीं अभी, इनकम अर्न नहीं करी, अगले साल की इनकम इसी साल मिल गई मुझे, इस केस के अंदर ये इनकम रिसीव तो हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, पर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेट ही नहीं करती करंट ईयर को, तो अगले साल की इनकम इस साल कमा ली। तो ऐसी चार ट्रांजैक्शन ये कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता। क्या बात समझ में आई? तो सिंपल अगर मैं कहूं तो कैश बेसिस अकाउंटिंग कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? जो दो कंडीशन, वो हर एक ट्रांजैक्शन तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, पहला एक्चुअली पेड या रिसीव्ड हुआ हो और दूसरा करंट ईयर से रिलेट करता हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअली रिसीव्ड हो गई पर वो अगले साल से रिलेट कर रही है, अगले साल की इनकम और खर्चा है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस साल का इनकम खर्चा होना चाहिए और एक्चुअली रिसीव्ड और पेड होना चाहिए, तभी हम उसके को कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिस्टम के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आप अपने बिजनेस के अंदर अगर ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप कोई भी उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, पहला, और ये चार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, बाकी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो कैश से रिलेटेड है। क्या बात समझ में आई है? ओके सर, यहाँ क्लियर हो गया। अब मैं आपको बना रहा हूँ एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग। एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है? बड़ा सिंपल है, कहता है ये कहता है कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर वो हो चुका तो उसको रिकॉर्ड करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो नहीं देखेगा कैश क्रेडिट, बस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब कोई आप कुछ लेन देन होना चाहिए,
बस अगर आपका लेन देन है मत देखना कैश है या क्रेडिट है, आप बस रिकॉर्ड कर देना, ये वाला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, ये कैश क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करता है, मतलब ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है ये सिस्टम। इसलिए ज्यादातर ये सिस्टम यूज करा जाता है कि आपने ट्रांजेक्शन कर ली, लेन देन तो हो गया भाई, मैंने आपसे गुड्स खरीद लिए, ठीक है, गुड्स खरीद लिया, आपको पैसे नहीं दिए, मेरे पे गुड्स आ गए, कैश में से कहता है ये रिकॉर्ड मत करना, प्रैक्टिकल कहता है इसको रिकॉर्ड कर लो भाई, क्योंकि अब गुड्स तो आ गए ना, लेन देन तो हो ही गया, ये तो दोगे कभी ना कभी। इसलिए एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग ज्यादा से ज्यादा यूज करा जाता है, बहुत कम होता है कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग, जहां जहां यूज होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एनपीओ एक चैप्टर है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो होता है, इसको याद रखना, वहां पर लिंक करूंगा इससे, ठीक है। तो एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहता है, जरा ध्यान सुनना सर, एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहता है, चलो इसके बारे में लिखते हैं। कहता है ट्रांजैक्शन बस हो जानी चाहिए, एक बार ट्रांजैक्शन हो गई, ये डजंट मैटर वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर इट इज पेड और नॉट, पैसा आए या ना आए, पैसा पे करा हो या ना करा हो, ये मैटर नहीं करता, अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने लेन देन कर दिया, तो उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेना, इसको बोलते हैं एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा सिस्टम है या नहीं है। कैश बेस्ड सिस्टम क्या कहता है, सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन और करंट से रिलेट करें, कंडीशन लगा दी, इधर कोई कंडीशन नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो पर ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए, जिस दिन हो गई उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गई उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, इसको कहते हैं एक्यूरेट बेस्ड अकाउंटिंग। पढ़ेंगे सर, लिखेंगे इसके बारे में, लिखना सर, अंडर accrual basis of accounting, under accrual basis of accounting, under accrual basis of accounting, income are recorded, income are recorded as income, income को income कब रिकॉर्ड करेंगे, as income when they received, when they received और accrued, मतलब कमालिया पर मिला नहीं, accrued मतलब क्या होता है, कमालिया पर मिला नहीं, मिल गया या कमालिया पर मिला नहीं या नहीं मिला मैटर नहीं करता, इनकम को इनकम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना जब आपने कमा लिया, वेदर रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, इनकम रिकॉर्डेड एज इनकम, इनकम को इनकम की तरह कब रिकॉर्ड करेंगे, इनकम रिकॉर्डेड आर, इनकम आर रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन दे अर्न, व्हेन दे अर्न जब कमा लिया, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर whether they received or not, or not. Likewise, expense are recorded as expense, expense are recorded as expense when they incurred, when they incurred, whether paid or not, it doesn't matter whether paid or not, it doesn't matter whether paid or not, ये मैटर नहीं करता whether paid or not। तो एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि इनकम को इनकम रिकॉर्ड तब कर लेना जब आपने कमा लिया, भले ही रिसीव हुआ हो या ना हुआ। मैंने किसी को माल बेचा, मैंने किसी को माल बेचा, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं तब भी रिकॉर्ड कर लूंगा दोस्त, मुझे पैसे से मतलब नहीं, माल बिकने से मतलब है, माल बिकते ही मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। ऐसे अगर किसी ने, मैंने किसी को पेमेंट करी, ठीक है, मेरे को किसी, मेरे को खर्चा था, मेरे को रेंट पे करना था, पर मैंने रेंट पे नहीं करा, रेंट पे तो करना है ना, एक्सपेंस तो है, जिस दिन एक्सपेंस हो जाए उस दिन रिकॉर्ड कर लेना, एक्सपेंस जिस दिन इनकर्ड हो जाए उस दिन रिकॉर्ड कर लेना, वेदर रिसीव्ड पेड और नॉट, आपने पे करा हो ना करा हो इससे मतलब नहीं, एक्सपेंस को उसी दिन रिकॉर्ड करो जिस दिन आपने, जिस दिन वो हुआ, जिस दिन वो इनकर्ड हुआ। दोस्तों ये कहता है एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग। तो अंडर एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग इनकम आर रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन दे अर्न, जब आपने कमा लिया तब रिकॉर्ड कर लो, इट डज नॉट मैटर वेदर दे रिसीव्ड और नॉट, वैसा मिला हो या ना मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनकम होनी चाहिए, इनकम आपकी हो गई रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा मैंने कोई कमीशन कमाया पर मिला नहीं मुझे, अगर कमीशन कमा लिया पर मिला नहीं तो क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं करूं, करोगे, कमीशन कमा तो लिया ना, रिकॉर्ड करो या ना करो, मिला हो या ना मिला फर्क नहीं पड़ता, हम इनको इनकम मान लेंगे, ठीक है।
वो कहता है व्हेन दे रिसीव्ड और नॉट, लाइकवाइज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एक्सपेंस व्हेन दे इनकम, एक्सपेंस तभी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जब वो हो जाएंगे। इट डजंट मैटर वेदर पेड और नॉट, पे कराओ ना कराओ। Thus, when accurate basis of accounting is followed, accurate basis of accounting, when accurate basis of accounting is followed, when accurate basis of accounting is followed, thus when accurate basis of accounting is followed, thus when accurate basis of accounting is followed, 4 transactions are considered. Transactions are also considered. 4 ट्रांजेक्शन आर आल्सो कंसीडर, मतलब 4 ट्रांजेक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा। जब एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हम ये 4 ट्रांजेक्शन को भी कंसीडर कौन से करते हैं? पहला कौन सा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंस, पूरा लिख लेना, तीसरा कौन सा? एक्रूड इनकम, चौथा कौन सा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना था, खर्चा पर पे करना, खर्चा तो हो गया ना, रिकॉर्ड कर लो, पे करो ना करो मैटर नहीं करता। प्रीपेड एक्सपेंस खर्चा नहीं था फिर भी पे कर दिया ना आपने, जिस दिन आपने पे करा सर उस दिन आप इसको रिकॉर्ड कर लेना भाई। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब इन चीजें 4 ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं इनको? इन 4 ट्रांजेक्शन को क्या नाम देते हैं? एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन। इसको मैं आगे जाकर सिखाऊंगा एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन। इन 4 ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन। इनका ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि ऐसी ट्रांजेक्शन है जो पे करना था करा नहीं, जो पे नहीं करना था फिर भी कर दिया। और जो एक्यूरेट इनकम, वो इनकम जो कमा तो लेना, रिकॉर्ड कर लो। इनकम कमाई नहीं फिर भी रिकॉर्ड करो क्योंकि आपने इनकम रिसीव्ड हो गई है, ठीक है। आपको कमाई हुई, मिला हो, कुछ भी हुआ, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। इनको नाम दिया जाता है एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन। और जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एडजस्टमेंट एंट्री करके, वहां जाकर आपको सिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पढ़ाऊंगा ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो ये दोस्तों एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग था। तो एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जो रिकॉर्ड ना, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है 100%, हर एक ट्रांजेक्शन, कुछ भी नहीं छोड़ते। पर कैश बेसिस अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? जो 2 कंडीशन डिस्प्ले करते हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट, वेदर इट इज पेड और रिसीव्ड, वेदर हमें पैसा मिल गया हो या हमने पे करा हो एक्चुअली में, या वो करंट ईयर से रिलेट करते हैं। दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों जब हो जाएगी तभी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। और लास्ट तो आपके पास ये आ जाएगा तीसरा, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये है मिक्सचर। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मिक्सचर। पढ़ेंगे भाई इसको, देखना। अंडर दिस सिस्टम income are recorded in cash basis. Income are recorded in cash basis when they actually received. Income are recorded on cash basis when they actually received and related to the current year. And expense are recorded on accrual basis. 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 Whether received or not. Whether received or not. क्या मतलब हुआ? सिंपल एक लाइन बता देता हूं। अगर आप हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो इनकम को कैश बेसिस से फॉलो करा जाएगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करा जाएगा। अगर आप हाइब्रिड बेसिस पर फॉलो करो तो एक्सपेंस को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करा जाएगा। बस सिंपल ही है, दोनों का मिक्सचर बता दिया। तो इनकम को कैश बेसिस से फॉलो करो और एक्सपेंस को एक्रूअल से। मतलब इनकम कैश बेसिस क्या कहता है? जब इनकम एक्चुअल में रिसीव हो जाएगी तब इसको रिकॉर्ड करना हाइब्रिड के अंदर। और एक्सपेंस इनकम होना चाहिए, रिकॉर्ड हो पेड करा हो या ना करा हो फर्क नहीं पड़ता, बस इनकम होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए इस साल का, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। दोस्तों ये कह रहा है हाइब्रिड बेसिस मिक्सअप कर दिया, इनकम को कैश बेसिस से रिकॉर्ड करना
एक्सपेंस को एक्यूरेट बेसिस से रिकॉर्ड करना, मतलब इनकम रिकॉर्ड हाइब्रिड बेसिस, अगर हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होगा अकाउंट अपने बिजनेस के अंदर, तो आप जितनी भी इनकम होगी वो कैश बेसिस की तरफ रिकॉर्ड हो जाएगी और जितने भी खर्चे होंगे एक्यूरेट की तरह रिकॉर्ड होंगे। दोनों मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया, सिंपल था। और यहाँ पर हमने खत्म करके एक चैप्टर भी, बस यहाँ पर रहेगा डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस। डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्यूरेट बेसिस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्यूरेट बेसिस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई? कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, चलो देखेंगे। मैं बोलूंगा आप बस मुंह लिखते जाइए, मैं मुंह से बोल दूंगा, आप लिखते रहना, ठीक है? इतना सारी चीजें इतना सारा मैं लिख नहीं पाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ लिख देंगे बेसिस, यहाँ लिख देंगे आपके पास एक्यूरेट बेसिस, और यहाँ लिख देंगे कैश बेसिस। सबसे पहले लिखेंगे नेचर। नेचर क्या है? इस वाले में, इस वाले में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। क्या लिखोगे नेचर के अंदर? बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, और यहाँ पे लिखना ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश एंड क्रेडिट दोनों होता है और यहाँ पर सिर्फ कैश होता है, कैश होता है, ठीक है? नेचर कैसा है इसका? कैलकुलेट बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। ट्रांजेक्शन outstanding expense, prepaid expense, income received advance or accrued income are recorded in the accrued basis of accounting, are not recorded in the cash basis of accounting। तो वो चार ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, वो चार ट्रांजेक्शन जो एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन होती है, उन एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन को एक्रूड पे रिकॉर्ड करते हैं और वैसे रिकॉर्ड नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखोगे। इन एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर लिखना इन एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस are determined on correct basis। ऐसे लिखो, सुनो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना correct profit and loss are ascertained, correct profit and loss are ascertained because it record all transaction। correct P&L account asset होता है, यहाँ पर ना गलती नहीं होता, करेक्ट बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कोई कुछ नहीं करता, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देगा तो सब इनकम टोटल होगी। देखो मैंने माल बेचा, मेरी इनकम तो होगी ना, पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इनकम माल इस साल बेचा है, पैसा अगले साल मिलेगा तो अगले साल रिकॉर्ड करूंगा कैश बेसिस के अंदर, तो सर वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपने माल इस साल बेचा तो इनकम भी आपकी इस साल हुई, भले रिसीव हो या ना हो। तो इसलिए एक्यूरेट बेसिस कहता है कि यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलता है, वहां पर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती और यहाँ पर होती है। आई बात समझ में? यहाँ पे लिखोगे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर ascertained because it is because all transaction will be recorded in the actual basis of system। और वहां पे लिखोगे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट asset because all transaction are not recorded, only cash transaction are recorded। ये लिख दोगे सर, बहुत सिंपल है। चलो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज बोल रहा हूं मैं, टेक्निकल नॉलेज, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे नॉट रिक्वायर्ड। सर रिक्वायर्ड क्यों आता है? यहाँ पर ना बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे मैंने कहा ऑप्शन एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब ना बहुत सारी इसका एडजस्ट करना पड़ता है, तो आगे जाकर मैं सिखाऊंगा कैसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर अकाउंटेंट रखने की जरूरत होती है, पर यहाँ पर अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं होती। टेक्निकल रिक्वायर्ड नॉलेज का मतलब जो बंदे को नॉलेज है, मतलब आप अकाउंट पढ़ रहे तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, तो आप हो गए टेक्निकल नॉलेज वाले पर्सन। तो आपको रखने की जरूरत कब होगी? जब एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करा जाएगा, और जब एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करा जाता, कैश बेसिस करा जाता, वहां पर टेक्निकल नॉलेज मतलब अकाउंटेंट को रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर वो सिंपल होता है, पैसा आएगा तो लिख दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखूंगा, पर यहाँ पर बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जरूरत होती है। तो टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या है? जिस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज होती है उसको बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज। उस पर्सन को क्या नाम देंगे? उस पर्सन को टेक्निकल नॉलेज है अकाउंटिंग की। तो एक्यूरेट बेसिस ऑफ सिस्टम अगर आपका बिजनेस फॉलो करता है तो आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अगर आपका बिजनेस कैश बेसिस फॉलो करता है तो आपको अकाउंटेंट नहीं रखने की जरूरत है। क्लियर है? सिंपल है। चलो इसके बाद आप लिखिए, इसके बाद लिखिए सर एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी पूरा लिख लेना स्पेलिंग ढंग से। एक्सेप्टेबिलिटी ACCEPTABILITY एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है? पूरा लिखना ठीक से। एक्सेप्टेबिलिटी मोर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, और यहाँ लिखना लेस एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब
ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर बिजनेस कौन सा मेथड यूज करती है? एक्यूरेट बेसिस यूज करती है, क्योंकि कंपनी चाहती है हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकले, हम सही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, भले रिसीव हो या ना हो, पे हो या ना हो। तो इसलिए इसको बोला मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि बिजनेस के अंदर ज्यादातर बिजनेस के अंदर यही फॉलो करा जाता है। कैश बेसिस को बहुत कम बिजनेस फॉलो करते हैं। तो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं जब ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती, कैश बेसिस अकाउंटिंग वो बिजनेस फॉलो करता है। मैं आपको समझा दूं, कैश बेसिस अकाउंटिंग वो बिजनेस फॉलो करता है जिसकी ज्यादातर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम 90% से 90 ज्यादा परसेंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश में होती है। उसको भी एक्यूरेट बेसिस करने की जरूरत नहीं है, एक तो छोड़कर बाकी सारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है, इसलिए वो कैश बेसिस फॉलो करता है। ज्यादातर बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजेक्शन कम होती है, उधार ज्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस उधार से आ सकता है, कैश से नहीं चलता। अगर आप किसी को उधार देने से मना कर रहे हो, आपकी दुकान में आएगा नहीं अगली बार से, आपकी शॉप में नहीं आएगा अगली बार से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर बिजनेस के अंदर एक्सेप्टेबल क्या है? एक्यूरेट बेसिस, और कम एक्सेप्टेबल क्या है? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस वहां पर फॉलो करा जाता है जहां पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश में होती है, और जहां पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन उधार और कैश दोनों होती है, वहां पर आपके पास मोर एक्सेप्टेबल कौन है? एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है या नहीं है? आगे बात करें, यहां पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब प्रॉब्लम अराइज होगी, भाई काम करने में बड़ा बहुत सारी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इससे ज्यादा दुविधा होती है करने में ना, तो प्रॉब्लम आती है। मोर कॉम्प्लेक्स, अभी आपको पूरा अकाउंटिंग सीखो, आपको खुद ही प्रॉब्लम आएगी, देखना आपको क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ये लेस कॉम्प्लेक्स है, कम ट्रांजेक्शन होगी, कम रिकॉर्डिंग होगी, ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, ज्यादा रिकॉर्डिंग होगी, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब झोलमोल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस थे, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, सिंपल लैंग्वेज में मेरे को सिखा दिया। और अगर आप ये डिफरेंस मगर कुछ नहीं आते भाई, ये बस एमसीक्यू में पूछेगा, और एमसीक्यू में आपको बता दिया, इतना बता दिया। देखो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा ना जब, तो आप खुद ही कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज के क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया, अगली क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। अगली क्लास में एक चैप्टर, वो 2 क्लास लेगा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हेडिंग आज की, नए चैप्टर की हेडिंग लिखना। अगला चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी थ्योरी लास्ट है, इसके बाद कोई थ्योरी नहीं होगी मैक्सिमम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल छोटी मोटी थ्योरी होगी जो मैं उसमें पढ़ा दूंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और ये हमारा लास्ट चैप्टर आएगा मेरे भाई, लास्ट चैप्टर आएगा थ्योरी का। थ्योरी का मतलब थ्योरी में आपको पूरी तरीके से कवर करा दूंगा, मुझे अभी भी याद है, मेरी पहले चैप्टर की थ्योरी रह गई है, मैं आपको प्रॉपर याद दिलाते रहूंगा। वो रह गई 25%, उसमें मैंने लिमिटेशन, एडवांटेज, फंक्शन वगैरह सब बताने, छोटे मोटे हैं, एक दिन में सारा बता दूंगा आराम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, चलो तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, आज की क्लास को इतना समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस क्लास चैप्टर के अंदर 2 क्लास लगेगी, 2 क्लास में चैप्टर खत्म कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं कितनी क्लास लगती है वैसे तो। चलो बाय बाय, आज की क्लास में थैंक यू वेरी मच।